चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 12 है। इसके पहले जो है 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सर करवा रहे हैं, क्लासरूम में प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, न्यू प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 12 है। देखिए ये टेस्ट कितना है? तो 12 है। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा सोल्यूशन। और इसका PDF अगर आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और ये PDF टेस्ट नंबर 12 की पहले ही हम भेज चुके हैं कि आप लोग बना लीजिए, और बाकी इसका क्लास जो है कुछ देर में आएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। ये देखिए 10 और 7 2024 को टेस्ट हुआ था, इसी का जो है ना आज पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए बताइएगा, टेस्ट नंबर 12 है। पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है ना सारा क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ना, पहला देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन है। इसका PDF तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, जुड़ जाइएगा और वहाँ जो है ना आप वहाँ से लेके मैथ बना लीजिएगा सारा, ठीक है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसका एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है? B है। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। क्या है? B है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर D है। क्या है? D है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 5 का राइट आंसर क्या है? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। क्या होगा? B है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर B होगा। क्या होगा? B होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। क्या होगा? D होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? तो 8 का ऑप्शन नंबर B है। क्या है? सही उत्तर B है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। 9 भी क्या है? तो मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 9 का सही उत्तर क्या है? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। क्या है? ऑप्शन नंबर D है। क्या है? D है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन। तो 10 का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर A है। क्या है? ऑप्शन नंबर A। अब देखिए 11 से जो है ना GK क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो बताइएगा आप लोग आंसर देखना है, कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। बाकी तो PDF पहले ही भेज चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? कह रहा है कि 25 एवं 26 ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। क्या होगा? सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद। तो याद रखिएगा कि 25 एवं 26 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद वैदिक संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऋग्वेद का बात करें, ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय और कौशिकी है। क्या है? ऋग्वेद से बोलेगा तो क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद से बात करें, यजुर्वेद से क्या होगा? सतपथ एवं तैतरणी ब्राह्मण होगा। क्या होगा? सतपथ एवं तैतरणी ब्राह्मण होगा। अर्थवेद से बात करें तो अर्थवेद से क्या होगा? तो गोपथ होगा। क्या होगा? तो गोपथ ब्राह्मण होगा। तो ऋग्वेद से बोलेगा तो क्या होगा? तो ऐत्रेय और कौशिकी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यजुर्वेद से बात करें, यजुर्वेद से हो जाएगा सतपथ एवं तैतरणीय हो जाएगा। और अर्थवेद से बात करें तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस प्रैक्टिस सेट को ना अच्छे से, जो भी प्रैक्टिस सेट वर्तमान में इस चैनल पे आ रहा है ना, सारा प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि सारा जो है ना अपडेटेड सिलेबस पे है। और सर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो अच्छे से देखा कीजिए बारीकी से, आपका जो एग्जाम है ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा क्लास को देखा कीजिए। और जो भी क्लास आता है, यूटेरिया 575 हो गया, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 हो गया, और बाकी स्टडी मोड का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसका भी आएगा। तो जो भी है आप लोग जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल ही जाता होगा जो भी जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है ना कि देखिए, कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, सदाशिव भाऊ। क्या कौन कर रहा? सदाशिव भाऊ कर रहा था। तो याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ना 14 जनवरी कितना हुआ था? 1761 को हुआ था। पानीपत का दूसरा पहला बोलेगा 1526, दूसरा बोलेगा 1556, और तीसरा बोलेगा 1761 में हुआ था। और छोटा डेट के साथ बोले 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है ना अहमद शाह अब्दाली एवं सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। होलकर नहीं किया था, लेकिन पेशवा किया था, सिंधिया किया था, भोसले किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? कह रहा है किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, हॉल्ट मैकेंजी। क्या होगा? हॉल्ट मैकेंजी। तो याद रखिएगा ना कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है ना हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, याद रखिएगा।
और इसने जो है ना हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 के अपने प्रतिवेदन में मालवाड़ी व्यवस्था को सूत्रपात किया था, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से क्या किया, इसे लागू किया था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि मालवाड़ी जो बंदोबस्त था वो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब आगरा एवं पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना 30% भूमि आई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बेलू पंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किया था, किसने किया था, कहाँ किया गया था। कहा कि बेलू पंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, कहाँ किया था, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में किया था। कहाँ किया था, केरल में। तो याद रखिएगा कि बेलू पंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है त्रावणकोर केरल में किया था, याद रखिएगा। और बेलू पंथी का जो विरोध था ना, त्रावणकोर केरल के महाराज को अंग्रेजी शासकों के द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने में क्या किया था, प्रत्युत्तर में किया गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलता फिरता क्वेश्चन, हर आपको सेट में मिलता होगा अगर आप सेट लगाते होंगे तो कह रहा है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए थे। कौन लौटाए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए थे। तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था, याद रखिएगा। और शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के सदस्य पद से क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। और याद रखिएगा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर पूछेगा कि गांधी जी ने कौन सा उपाधि वापस किया था, तो कैसरे हिंद की उपाधि जो है ना वापस किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्लास को सभी जो लोग जो है ना जो भी देख रहे हैं सभी लोग क्लास पहले ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं ना उनको जो है सटीक क्लास मिलेगा, उनको अंत समय में जो है ना बहुत सारा क्लास को रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो सभी को लोग आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्या को प्रशय देने के क्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी। कह रहा है विद्या को प्रथम प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल किया था। कौन किया था, धर्मपाल। अभी जो क्या है ना, अभी रिसेंटली बिहार पुलिस का एग्जाम है ना, इसलिए ओनली फोकस बिहार पुलिस पे किया जा रहा है। जब बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है दरोगा और बिहार पुलिस दोनों पे फोकस होगा, दरोगा, बिहार पुलिस और बीएसएससी तीनों पे फोकस होगा। और पता है ना कि अभी ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 1 लाख मतलब 27,000 ऐसी कुछ वैकेंसी अभी आने वाला है। तो नया वैकेंसी भी बिहार पुलिस का आने वाला है। तो आपका जो होमवर्क जो मिल रहा था, जो स्टॉप हो चुका है, वो होमवर्क जो है ना आपको 8-9 तारीख से उसके बाद कंटिन्यू मिलेगा। और बाकी उसके बाद जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा बिहार पुलिस का, तो उसके बाद बीएसएससी और दरोगा और जो है बिहार पुलिस तीनों पे जो है ना पूरा फोकस किया जाएगा। और एक घटनाचक्र का होमवर्क स्टार्ट होगा, मतलब घटनाचक्र का होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा अलग से। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल घटनाचक्र का बुक का होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। और सारा जो है ना टोटल 2024 का एडिशन है, तो सारा बुक आ चुका है। बस एग्ज़ाम हो जाए बिहार पुलिस का, तो आपको लगभग जो है ना लगभग आपको 15 अगस्त या जो है जो भी है, मतलब इधर 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है, घटनाचक्र का होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं आपको सूचना दे दिया जाएगा कि कैसे कैसे जुड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। बाकी जो बिहार पुलिस का जो पहले होमवर्क चल रहा था वो कंटिन्यू आपको चलते रहेगा। जब तक 5 बुक समाप्त नहीं होगा तब तक वो होमवर्क सीरीज पूरा खत्म नहीं होने वाला है। और बाकी जिनको घटनाचक्र का स्पेशल सीरीज पढ़ना है, जो सीनियर हैं उनको लग रहा है कि नहीं घटनाचक्र हमको पढ़ना एक बार है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और जो घटनाचक्र का एक सामान्य ज्ञान आता है, और भी मतलब टोटल 8 बुक है। तो उसके लिए अलग होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। तो जो भी जुड़ना चाहेंगे ज़रूर जुड़ेंगे। इसलिए जो है ना हर क्लास को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग को ऐड जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट हम भेजते हैं ना उन लोग को जिनका भी एग्जाम है उनको तो फ़ायदा होगा ना कम से कम। इसलिए सभी लोग जोड़ा कीजिए, जितना हमसे होगा उतना हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी जो है ना मदद हो, हर चीज़ में मदद हो। कम से कम लगे ना कि हाँ यहाँ पे जुड़े तो बहुत सारा हमको चीज़ फ़ायदा हो रहा है, क्लास भी मिल रहा है, PDF भी मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिल रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। और बाकी आज जो है ना लूसेंट का विविध जो है लास्ट समय में क्या कीजिए, लूसेंट का जो विविध है लास्ट में उसको पढ़ जाइए पूरा। बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, तो आपको जो है ना उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसका हम PDF पूरा ऑल PDF विविध का हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी थी। कह रहा है कि नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी थी। तो 18 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या अंशु बर्मन। क्या होगा, अंशु बर्मन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की थी।
कह रहा है किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना की प्रस्तुत की थी। तो 19 का आंसर क्या होगा, इधर आइए। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, चार्ल्स फूरियर। क्या होगा, चार्ल्स फूरियर। तो याद रखिएगा कि चार्ल्स फूरियर ने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी, याद रखिए पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा कि द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स फूरियर ने किया है। ठीक है, इसमें मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था। कह रहा है कि नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था उसे कहाँ निर्वासित किया गया था। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंट हेलेना द्वीप पर। क्या होगा, सेंट हेलेना द्वीप पे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग में साक्ष्य मिले थे। बताइए कहाँ। कह रहा है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले थे। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, मुंगेर में। कहाँ, मुंगेर में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समान मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है। कह रहा है कि समान मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18.0%। 18.0%। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बंधन ऊर्जा, कह रहा है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। क्या होगा, सी। तो किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ के क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, याद रखिए। ये बिल्कुल क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह पदार्थ, कह रहा है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, वो बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या करता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद होगा। आइए कह रहा है सल्फाइड एस्को का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है। क्योंकि सुनने से ना बहुत याद होता है, मानते हैं कि बहुत पढ़ने से आप पढ़िएगा तो आपको याद होगा, लेकिन सुनने से जो है ना बहुत देर तक, मतलब लंबा समय तक याद रहता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुनने से, देखने से जो है ना, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लंबे समय तक ना क्वेश्चन याद रहता है, इससे ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो कह रहा है सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, फेन उत्प्लावन विधि। क्या होगा, फेन उत्प्लावन विधि। तो याद रखिएगा ना कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। कह रहा है ना किसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा को जो है ना क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, याद रखिए। पारा को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया करके सोडामाइड बनाता है। कह रहा है कि सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया करके सोडामाइड बनाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनिया होगा। क्या होगा, अमोनिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि विषम चक्रीय एवं का उदाहरण क्या है, बताइए। विषम चक्रीय एवं का उदाहरण क्या है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, 28 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, पायरोल। क्या होगा, पायरोल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 कह रहा है किसे सभी एलिफैटिक, कह रहा है किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन। याद कह रहा है किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मानते हैं। तो मीथेन को मानते हैं। किसको मानते हैं, मीथेन को। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टेफ्लॉन का एकलक मतलब मोनोमर होता है। क्या होता है, बताइए। टेफ्लॉन का जो एकलक मतलब होता है या मोनोमर होता है, क्या होता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। वाक्य में जो है ना शुद्धि क्या है, यहाँ से देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में अशुद्धि क्या है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त शब्द संबंधी। क्या, अनुपयुक्त शब्द संबंधी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के किस काल की रचना है। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि काल का है। किस काल का, आदि काल का है, याद रखिए। किसका है, आदि काल का है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, सब ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि। क्या होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका, कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, बताइए। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया।
तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? बताइए। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है भाषा? बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नौजी। क्या होगा? कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ना कन्नौजी बोली जाती है। क्या होती है? कन्नौजी बोली जाती है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 3 बेर खाती, कह रहा है 3 बेर खाती 300 बेर खाती, 3 बेर खाती 100, 3 बेर खाती 3 बेर खाती। इस पंक्ति में बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है। तो 3 बेर खाती 100, 3 बेर खाती, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। क्या? यमक अलंकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपमा है। क्या है? उपमा है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है वीर रस, कह रहा है कि वीर रस का स्वार्थी भाव क्या है? बताइए। वीर रस का जो स्वार्थी भाव, अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव पूछ रहा है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी जो है ना, कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित जो है ना नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो 39 का जो सही उत्तर होगा ना, क्या होगा? तो ए अम्बाला नहीं है। क्या है? अम्बाला नहीं है, लेकिन करनाल है, खुर्जा है, रोहतक है, ये सभी है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन बनाइए 40 पे, करानीन में से कौन सी नदी सिकराना और त्यूर नदी के संगम से बनी है? बताइए। करानीन में से कौन सी नदी है ना वो सिकराना व त्यूर नदी के संगम से बनी है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। क्या होगा? बूढ़ी गंडक। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य जो है ना वो कौन सा है? बताइए। कह रहा है कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो 41 का उत्तर क्या होगा? 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ जो है कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। और टीन का प्रयोग जो है ना प्रायः टीन की चादरें बनाने एवं सोल्डिंग उद्योग में किया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, करानीन में से किसे सुरमा कहा जाता है? बताइए। किसे जो है सुरमा कहते हैं? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी को क्या कहते हैं? सुरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमनी को सुरमा कहते हैं। इसकी प्राप्ति जो है ना स्टिबनाइट नामक खनिज से होती है और इसके मुख्य उत्पादक जो है राज्य जो है ना हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत, कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। बिग बैंग का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लेवेंथियर। क्या होगा? जॉन लेवेंथियर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश का घटना घटित होती है? बताइए। कह रहा है वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? 44 का, तो 44 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्या? आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा? बताइए। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? बताइए। कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गया में। क्या है? गया में। आइए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहते हैं? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। क्या क्या जो है ना त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। और त्रिपुरा जो है ना 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो पूछेगा बांग्लादेश से 3 ओर से कौन घिरा हुआ राज्य है? तो त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। अब बांग्लादेश से जो है ना 3 ओर से भारत की सीमा से घिरा हुआ। बांग्लादेश जो है तीन ओर से भारत की सीमा देश है। और मेघालय एकमात्र भारतीय राज्य है जो एक देश बांग्लादेश एवं एक राज्य असम को संपर्क करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक, कह रहा है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है? बताइए। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकाइड में। क्या होगा? थाइलेकाइड में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 49 पे। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं?
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए क्वेश्चन पे 50 पे कह रहा है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? फाइकोसाइनिन होगा। क्या होगा? फाइकोसाइनिन होगा। क्या होगा? फाइकोसाइनिन। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है ना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा सेट में आते रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवक का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और कवक में जो है ना संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्या होता है? तो कवक में संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, याद रखिएगा। और एल्फा नामक विष जो है ना कवक से बनते हैं। एल्फा नामक जो विष होता है वो कवक से बनते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे करा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? करा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक है वो कौन सा है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटीन है। क्या है? हेमेटीन है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि पीत का पीएच मान। कह रहा है पीत का जो पीएच मान होता है ना कितना है? बताइए। तो पीत का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। और पीत में जल की मात्रा होता है 85%। कितना होता है? पीत में जल की मात्रा होता है 85% होता है। और याद रखिए पीत वर्णक जो है ना, मतलब वाइल्ड पिगमेंट की मात्रा कितना होती है? 12% होता है। कितना होता है? 12%। तो याद रखिएगा कि पीत में जल की मात्रा 85% एवं पीत वर्णक का बोलेगा तो मात्रा होता है 12% होती है। और पीत का जो है ना पक्वासी में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। और यकृत से निकलने वाला पीत जो है ना पित्ताशय में जमा होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यकृत से निकलने वाला जो पीत होता है वो कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ मतलब जो है ना 12 से 13 वर्ष की उम्र में कहलाता है। क्या कहलाता है? कह रहा है कि लड़कियों के में मासिक चक्र का जो प्रथम बार प्रारंभ होना वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। क्या कहलाता है? उसको क्या कहेंगे? तो 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि सीजोफ्रेनिया। कह रहा है कि सीजोफ्रेनिया क्या है? बताइए। कह रहा है कि सीजोफ्रेनिया है ना वो क्या है? तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मानसिक रोग है। क्या है? एक मानसिक रोग है। तो सीजोफ्रेनिया जो है एक मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। और ऐसा रोगी कल्पना को ही सच समझता है, वास्तविकता को नहीं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है ए ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व इन वोमेन इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? कह रहा है ए ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन वोमेन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। वोमेनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? वोमेनिज कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, बताइए क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनीसिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट कहेंगे, ओमनीसिएंट, याद रखिएगा। तो आएगा ना कि वह जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फाइंड द एरर इन एनी। मतलब जो सेंटेंस है उसको पढ़िए और बताइए कि इसमें एरर है क्या नहीं है, बताइए। दिया हुआ है ना, ही रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई, नो एरर। इसमें इस वर्ड में जो है एरर है या नहीं है? तो 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? बैक फ्रॉम जो है ना इसमें क्या है? एरर है। जो यहाँ जो है ना बैक जो है बैक फ्रॉम में क्या है? तो 58 में क्या है? 58 का ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ना बैक फ्रॉम में क्या एरर है, याद रखिएगा। रिटर्न और बैक होगा। क्या होगा? रिटर्न और बैक दोनों में कोई एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न है ना, तो क्या दिया हुआ है? ही रिटर्न बैक। यहाँ पे है ना बैक इसलिए नहीं आएगा, ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई होगा, या तो ही बैक फ्रॉम मुंबई होगा। इसलिए दोनों में ना एक ही वर्ड आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ अंडरलाइन में ए डिस्परेट अटेम्प्ट के क्या होगा? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। आगे 60 क्वेश्चन पे कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें कह रहा है कि शट द डोर। कैसा इसका पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा? शट द डोर। शट द डोर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लीज़ शट द डोर। क्या होगा? प्लीज़ शट द डोर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे ग्रीड इज खालिस्तान, व्हाट लाइफ इज नॉट। क्या होगा?
तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडलेस होगा। क्या होगा? एंडलेस। तो गुड ग्रेडेड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। आइए क्वेश्चन है 62 पे कर रहा है। 62 में बोल रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। कर रहा है कि इसमें इंग्लिश बनाना है, मतलब इसका हिंदी दिया हो उसको ट्रांसलेट करना है। तो तुमसे या किसने कहा, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तुमसे या किसने कहा, बताइए। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हु सेड दिस यू नो यू दिस टू यू। कह रहा है तुमसे या किसने कहा, हु सेड दिस टू यू। क्या होगा? हु सेड दिस टू यू। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 63 पे। कह रहा है कि द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्लेवर इज। क्या होगा? द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्लेवर क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंग होगा। क्या होगा? कनिंग होगा, कनिंग। आइए क्वेश्चन आइए 64 पे। देखिए यहाँ जी के क्वेश्चन है, जीके का। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब ये वर्णन कितना अनुच्छेद में 352 में है, के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा उसके दौरान कौन सा मूल अधिकार जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 64 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और तथा 21। क्या अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना, ये क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार ऐसे में क्वेश्चन 1-2 बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा जो है ना, इसमें याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 क्या को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 को घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जो है ना निम्नलिखित में से 3 आधार पे होता है। कौन कौन होता है? युद्ध पे होता है, बाह्यक्रमण पे होता है, सशस्त्र विद्रोह पे होता है, याद रखिएगा। और राज्य में राष्ट्रीय शासन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत, और वित्तीय बोलेगा 360 के तहत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि भारत में केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? कह रहा है कि भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कह रहा है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है? बताइए। कह रहा है किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव। क्या है? बी एन राव। तो बी एन राव ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? बताइए। कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 68 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रक्रिया है कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 55 में। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बोलेगा उल्लेख कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में है। अगर राष्ट्रपति का पदावधि बोलेगा तो कितना होगा? अनुच्छेद 56 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 56 होगा। राष्ट्रपति का पदावधि बोलेगा अनुच्छेद 56, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता बोलेगा तो कितना होगा? अनुच्छेद 57 होगा। क्या? अनुच्छेद 57 होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएँ बोलेगा तो कितना होगा? 58 होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ बोला 58, और राष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें बोलेगा तो कितना होगा? अनुच्छेद 59 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 59 होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए शपथ या प्रतिज्ञान बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। शपथ बोलेगा तो 60 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ना कब रखा गया था? बताइए। संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक था वो कब रखा गया था? तो 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1968 में। क्या होगा? 1968 में। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बताइए। 18 याद रखिए। कितना? 18 याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन जो है ना, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है? बताइए क्या होगा? तो भाग 18 होगा। क्या होगा? भाग 18 याद रखिए। कितना आपातकालीन का वर्णन? कितना? 18 साल में क्या होता है? आपात आता है। हम लोग का स्टूडेंट में जो है ना, जो भी स्टूडेंट होते हैं क्या होता है नहीं बोलता 18 साल के बाद घर से दबाव आता है तो क्या होगा? आपातकाल आना। तो भाग 18 में क्या होगा? आपात आना, मतलब विपद परिस्थिति आना, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। और याद रखिएगा ना कि इसका वर्णन कितना है? भाग 18 में होगा। और याद रखिए भारतीय संविधान के भाग 18 आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है, और अब तक जो है ना, अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। याद रखिए कौन कौन बार? एक पहली बार किया गया था अक्टूबर 1962 में, और दूसरी बार किया गया था 1968 में, और ये जो है ना, और 1962 से जनवरी 1968 तक किया गया था, ठीक है। जिसमें चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र का हमला करने के लिए किया गया था। और पहला बार 62 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार बोलेगा तो 1975 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत उद्घाटन जो है ना कहाँ किया है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन, पहली है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली बोला है, देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कहाँ होगा, राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, बताइए किसमें है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। क्या है, राष्ट्रपति में। आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया, बताइए क्या होगा। 73 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। क्या है, भाग 5 में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का क्या है, तो प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है, ये तो मैथ का नहीं, रीजनिंग का। तो कुणाल उत्तर की ओर चलता है, दिशा वाई दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, तो ये 74 का जो सही उत्तर होगा, 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अब देखिए 76 का बोले तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, केवल एक सही है। 77 का बात करें तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो 77 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर 77 का। इसका आप कह रहा है घड़ी के दर्पण में बोल रहा है, इसका जो सही उत्तर होगा 77 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 12:39, ठीक है। आइए क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पे जो है ना 11:60 में क्या है, 11:60 में जो है ना 11:60 में जो क्या करना है, 11:21 11 है ना, 11:21 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना 39 आया, तो 12 में क्या है, तो 12:39 हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे, बाकी डिटेल पीडीएफ हम भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको पढ़ लीजिएगा और बाकी मैथ न्यूज़ को बना लीजिए, क्योंकि ये सेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारा क्लास में ये जो है मतलब लगभग टोटल जो है लगता है 14-15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो हम 12 प्रैक्टिस सेट करवा, आज 12 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, बाकी जितना जल्दी हो सारा हम खत्म कर देंगे। तो सर करवा रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अपने क्लासरूम में, और जो है जो लोग मारते हैं उनको पता होगा, इसमें डिटेल भी दिया हुआ है, इस पीडीएफ में ना डिटेल भी दिया हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगे पीडीएफ से डिटेल पढ़ भी लीजिएगा। बाकी पूरा पॉसिबल नहीं है ना, आपको हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने के लिए चाह रहे हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का आपको जो आँख से जो है ना पार हो, आम समय में जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए, देखिए 78 भी कर रहा है, इसमें विषम छाटना, ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, विकल्प विषम है, ठीक है। आगे देखिए 79 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 79 का आंसर क्या होगा, 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए, देखिए यहाँ से है जीके क्वेश्चन है। कह रहा है सेकाई, कह रहा है कि सेकाई करने में जो प्रयुक्त किरणें कौन सा होता है, बताइए। सेकाई करने में जो प्रयुक्त किरणें होती है कौन सी होती है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणें। क्या है, पराबैंगनी किरणें। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। क्या होगा, नौ संचालकों द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 82 पे, क्वेश्चन 82 पे क्वेश्चन 82 कह रहा है कि आपतन कोण, कह रहा है आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब क्या होता है, बताइए। आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा आपतन कोण क्रांति कोण कहते हैं जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था, बताइए। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मैक्स प्लांक किया था। कौन किया था, मैक्स प्लांक किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे, क्वेश्चन 84 कह रहा है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ना के तथा परम ताप टी के बीच संबंध होता है, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर के सी होगा। क्या, के समानुपाती टी जो है ना 1/t होगा। क्या होगा, तो जब किसी जो है ना जब किसी लौह चुंबक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति जो है के तथा परम ताप टी के बीच क्या होती है, मतलब समानुपाती 1/t के संबंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ताप बढ़ने से जो है ना के का मान घटता है और ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा ताप आता है जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं, बताइए। किस पार्टिकल को जो है ना गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिग्स बोसॉन। क्या होगा, हिग्स बोसॉन।
आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे कर रहा है धन किरणों मतलब कैनाल किरणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट प्रभाव नहीं डालती है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, तो कह रहा है धन किरणों मतलब कैनाल किरणों के संदर्भ में असत कथन बोल रहा था ना। असत कथन कौन सा है? ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट का प्रभाव नहीं डालती है, बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। इसमें सही क्या है? तो ये किरणें कांच पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। ये किरणें गैसों का आयनीकरण करती है, बिल्कुल सही है। ये किरणें सीधी रेखा में क्या करती है? संचरित करती है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो याद रखिएगा कि जो है ना, इसमें याद रखिएगा कि मतलब जो है ना यहाँ पे गलत है ना कि 20 नंबर क्या है? तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल क्या है? तो गलत है, क्योंकि धन किरणें जो है ना कैनाल किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभावित करती है। यहाँ पे ना प्रभाव डालता है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है। प्रभाव डालता है तब जाके क्या होगा? सही होगा। और याद रखिए धन कैनाल किरणों का जो खोज है ना 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। धन किरणों मगर धन किरणों का बोलेगा कि इसका खोज किसने किया था? कैनाल किरणों का, तो 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। और धन किरणों के प्रत्येक कण का द्रव्यमान उनके गैसों के परमाणु के द्रव्यमान के निकट होता है, जिससे विद्युत उत्सर्जित हो जाती है। आई क्वेश्चन 87 पे करेक्ट। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए, सबको पता होगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए। सर ऑसबोर्न स्मिथ है। कौन है? सर ऑसबोर्न स्मिथ है। क्वेश्चन 88 पे करा कि राउफ लोकप्रिय नृत्य है किसका है? बताइए। राउफ लोकप्रिय नृत्य है किसका? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का है। किसका? जम्मू कश्मीर का है। आइए क्वेश्चन 89 पे क्वेश्चन 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? बताइए क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसका भी आपको क्लास करवा देंगे ना, स्टडी मोड में जो सर दिए ना, अमित सर दिए हैं, लास्ट में 1200 क्वेश्चन वन लाइनर दिया है, उसका भी क्लास हम जल्द आपको ना एक दो क्लास में करके आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बाकी उसका पीडीएफ भी भेज देंगे, आप लोग जो है वन लाइनर को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका जो है ना बहुत सारा हो सकता है सर सेट किए ना अपने अनुसार, अच्छे से क्वेश्चन सेट किए होंगे। उनका तो पढ़ाना जब फुली फोकस बिहार पुलिस पर रहता है, तो अपने सारा बेहतर ही दिए होंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपको बहुत सारा जो है ना आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन हमारे 90 पे क्वेश्चन 90 का रहा है कि 1867 से 68 के में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया। क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने। आइए क्वेश्चन आइए 91 पे कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित बताइए। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, याद रखिएगा। और सिडबी का जो स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था सिडबी का, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रही 92 पे क्वेश्चन 92 कह रहा है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए क्या होगा? आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट ग्लास्टर में। क्या होगा? फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो स्थापना हुआ था 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। 1818 में कलकत्ता के समय फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। यह किंतु क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। आइए क्वेश्चन आइए, अगर यहाँ पूछेगा ना कि मतलब सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा, बोलेगा कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में कावासजी एक जगह है, डाबर द्वारा खोला गया था। कवासी डाबर द्वारा खोला गया था, बम्बई में खोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन 93 पे कह रहा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, किसने की? बताइए। कह रहा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 1948 में। क्या होगा? 1948 में। आइए क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा के विकास से। क्या? हथकरघा के विकास से है। आइए क्वेश्चन 95 पे कह रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष? 20 सूत्रीय आर्थिक जो है ना, कह रहा था कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट सही आंसर? ये किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो है ना घोषणा हुआ था 1975 में किया गया था। आइए क्वेश्चन 96 पे कह रहा है कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है कब तक रखा है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। क्या होगा? 2030 तक।
तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है। HIV का बोलेगा तो कब होगा, HIV का बोलेगा तो 2030 होगा, क्या होगा, इसका भी 2030 होगा, क्या होगा, 2030 तक रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। और कुल कार्बन के उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी बोलेगा तो 2030 तक जो है ना कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बोलेगा तो 2030 तक ही रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 पे कर रहा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे कर रहा है हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार का है। किसका है, अपना बिहार का है। आई क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, बताइए। कह रहा है दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल है। क्या है, केरल। केरल जो है सबसे कम गरीबी है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी होता है, याद रखिए। बहुआयामी सूचकांक जो है ना, गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में सबसे अधिक बोलेगा राज्य गरीब कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है, बिहार, अपना बिहार है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। कह रहा है 34वां जो है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, लॉस एंजल्स फ्रांस में होगा। क्या होगा, लॉस एंजल्स फ्रांस में होगा। और याद रखिएगा 35वां बोलेगा और 34वां बोलेगा तो ये हो जाएगा लॉस एंजल्स फ्रांस में। और 35वां बोलेगा तो 2032 में कहाँ होगा, ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिए। अगर 35वां बोलेगा तो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसके पहले 33वां बोलेगा तो कहाँ होगा, 2024 में हो, जो मतलब स्टार्ट हो चुका है ना, ये पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में हो रहा है, ठीक है, जो 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये सेट नंबर था 12, सेट नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। और बाकी पहले का जो 11 प्रैक्टिस सेट करवाएं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखते हैं। इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं क्योंकि अब नज़दीक समय है ना, मतलब एग्जाम का नज़दीक हो गया है, मतलब तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लेंगे तो जो है आप एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो कोशिश करते हैं कि पूरा जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दें, आपका रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।